ओके स्टूडेंट्स, सीट में देख लेते हैं पहले, है ना, जो भी आपको डिस्कस करना है। कुछ और भी दिया था, है ना, एडिशनल वगैरह काफी कुछ था। क्या करना चाहते हो पहले? सीट पहले चलो एक एडिशनल कर लेंगे, सॉलिड या काइनेटिक्स, जो भी ठीक लगे। काइनेटिक्स वाला, चलो काइनेटिक्स कर लो। आधे आधे बोलोगे मुझे पता है ना। ओके, एक्सरसाइज S1 में, सीट में, हाँ बस एक मिनट। S1 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 देखो एक्चुअल में क्या है, कौन सी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है ऐसा पूछ रहा है। देखो वर्क और हीट है ना, ये प्रॉपर्टी नहीं है सिस्टम की। मैं कहूँ कि सिस्टम की एक कंटेनर में गैस रखा है, इसका प्रेशर बोल दो, इसका वॉल्यूम बोल दो, इसका टेम्परेचर, इसके मोल्स, ये प्रॉपर्टी है उसकी, है ना, प्रॉपर्टी है। लेकिन हीट उसकी प्रॉपर्टी थोड़ी ना है। मैं कहूँ कि सिस्टम की हीट इतनी है, वो थोड़ी ना, वो तो एक प्रोसेस के दौरान एनर्जी का कन्वर्जन है। तो हीट एंड वर्क ये दोनों इसकी प्रॉपर्टी नहीं हुई, किसी भी सिस्टम की प्रॉपर्टी नहीं होती। माइक्रोस्कोपिक माइक्रोस्कोपिक कुछ भी छोड़ो, तो हीट एंड वर्क नहीं होगा इसमें, बाकी सब तो उसकी प्रॉपर्टी है, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी एंड गिब्स फ्री एनर्जी एंड ऑल। ठीक है, तो आप इसमें से वर्क और हीट हटा सकते हो क्वेश्चन नंबर 2 से। देन उसके बाद S1 में कुछ और, 6 का सी। ओके, 6 का सी भी है, लेकिन पढ़ाना पूरा ही पड़ेगा मुझे, है ना, क्योंकि वो पूरा लिंक है। तो जिनको भी नहीं हुआ है वो देख ले, क्वेश्चन ठीक था, 6 वाला क्वेश्चन सही है। तो एक बार सी पार्ट के लिए बताना, सभी कुछ पड़ता है। देखो ए से डी बी और ए से सी बी प्रेशर वॉल्यूम है, ऐसा कुछ गिवन है। यहां पर आपके पास ए से डी एंड डी से बी है ना, तो ए से डी, डी से बी, S1 का 6th नंबर, और ये C है एंड दिस सम एरोज आर देयर, और एक ऐसा कुछ पाथ बना के दे दिया उसने, नहीं। सिस्टम इज टेकन फ्रॉम A टू B along the path ACD, A से B से आप गए और 80 जूल हीट फ्लोज इनटू द सिस्टम। तो हीट फ्लोज इनटू द सिस्टम यानी प्लस 80 जूल ACB में। सिस्टम डज 30 जूल वर्क, तो W नेगेटिव माइनस 30 जूल। तो आप डेल्टा यू निकाल सकते हो, डेल्टा यू जब इसको ऐड करके लिखोगे तो कितना आ जाएगा, 50 जूल। ठीक है, सबने किया होगा मेरे ख्याल से। ओके, फिर उसके बाद बोल रहा है हाउ मच हीट फ्लोज इनटू द सिस्टम अलोंग पाथ ADB इफ द वर्क डन बाय द सिस्टम इज 10 जूल। इसमें ADB पाथ में देखो डेल्टा यू क्या स्टेट फंक्शन है, आप किसी भी पाथ से जाओ बात बराबर आने वाली है। स्टेट फंक्शन की प्रॉपर्टी है कि आप ACB जाओ या ADB जाओ, वैल्यू सेम होगी। तो डेल्टा यू इन AD पाथ, डेल्टा यू इन AD पाथ वो सेम ही होगा 50 जूल का। और सिस्टम ने वर्क किया, ओके एक मिनट को, हाउ मच हीट फ्लो इन द सिस्टम अलोंग ADB, ADB सही रखना चाहिए, ये बोल रहे हो। ओके, ADB इज 50 जूल, सही बोल रहे हो। तो इफ द वर्क डन बाय द सिस्टम, W सिस्टम है ना, वर्क डन बाय द सिस्टम कितना है, -10 जूल। तो ADB पाथ की हीट, तो डेल्टा यू इक्वल टू Q ADB प्लस W -10, तो Q ADB कितना आ गया, 60 जूल, है ना। ये ADB का 60 आ गया, और पूछा भी नहीं था आपने, ये है ना। और जब तुमसे कह रहा है बी पार्ट में, व्हेन द सिस्टम में रिटर्न फ्रॉम B to A, मतलब वापस B to A आना है, along the curved path the work done on the system, तो W on the system है, तो W on the system पॉजिटिव 20 जूल। और Q निकालना है अगेन, डेल्टा यू क्या होगा,
-50। आप ऐसा देखो ना, पूरे साइक्लिक पाथ में डेल्टा यू क्या होता है, 0। तो यहां से यहां तक +50 है, तो इधर से इधर -50 होगा। ठीक है, तो डेल्टा यू -50 जूल, और इससे आपने हीट निकाल लिया। ठीक है, पूछा भी नहीं था आपने, तो क्या हो जाएगा, -70 शायद, -70 जूल। अब सी पार्ट पूछा है आप लोगों ने कि यूडी माइनस यूए इज 40 जूल, यूडी माइनस यूए। और बेटा देखो क्या कह रहा है कि सी पार्ट में यूडी माइनस यूए यानी डेल्टा यू एडी है ना, एडी होता है डीए माइनस फाइनल माइनस इनिशियल। कितना बोल रखा था इसने, 40 जूल, ये 40 जूल है। अच्छा टोटल कितना था एडीबी का, 50, 50 तो टोटल एडीबी का 50, तो 40 है, तो डेल्टा यू इन डीबी पाथ 10 जूल है ना। ठीक है, और बेटा ये वर्क डन वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट यानी वर्क डन 0, तो क्यू डीबी पाथ 10 जूल ही होगा। ठीक है, और टोटल वर्क डन कितना था एडीबी का, -10, तो वो सारा -10 यहां से यहीं रहा होगा, तो बस आ जाएगा फिर वर्क डन इन एडी पाथ, ये कितना हो गया आपका, -10 जूल है ना। अब इन दोनों को हम सीधे इक्वेट करके क्यू निकाल सकते, क्यू एडी है ना, कितना हो गया, 50 जूल। ठीक है, क्लियर है ना आंसर। हाँ, डब्ल्यू एडी कैसे आया, देखो इसने दिया था पहले वाले ऑप्शन में, इसके पहले वाले में कि उसके पहले एडीबी पार्ट का पूरा वर्डन था -10 जूल, और ये तो वर्डन 0 है, आइसोकोरिक है ना, वॉल्यूम कांस्टेंट, तो सारा का सारा वर्डन यहां से यहां का ही होगा। ठीक है, ओके, S1 में 7 भी दिया था, हो ही गया होगा 7 वाला तो। उसके बाद O1 का 5 नंबर, 5 में कौन सा पर्टिकुलर पार्ट, सी। वैसे पूछना नहीं चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए। H2O लिक्विड से H2O सॉलिड, ये क्या होगा, एक्सपेंशन की कॉम्प्रेशन। देखो नॉर्मली क्या होता है, सॉलिड से लिक्विड क्या होता है, एक्सपेंशन है ना, एक्सपेंशन होता है। लेकिन आइस और वाटर का केस डिफरेंट है। आइस में जस्ट एक्सेप्शन होता है कि वॉल्यूम बढ़ने के बजाय जब लिक्विड से सॉलिड जाओगे, डेंसिटी किसकी ज्यादा होती है, इसमें तो आइस फ्लोट ऑन वाटर ना, तो डेंसिटी कम तो वॉल्यूम ज्यादा, इसका वॉल्यूम ज्यादा है कंपेयर टू दिस वन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आइस ग्रेटर देन वॉल्यूम लिक्विड H2O, H2O लिक्विड का वॉल्यूम है ना, ये एक्सेप्शन होता है ना। केज लाइक स्ट्रक्चर ऐसा नहीं पढ़ा है, केज लाइक स्ट्रक्चर होता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है ना, फ्लोट ऑन वाटर डेंसिटी वगैरह। ठीक, बस वही कहानी है और कुछ नहीं, है ना, एक्सेप्शन है ना इसका। फिर कुछ और S1 में या O1 में, सॉरी किसका, सेकंड का। ओके, व्हाट इज ट्रू फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस। बेटा एंथैल्पी भी एक स्टेट फंक्शन है, और स्टेट फंक्शन में जो भी साइक्लिक इंटीग्रल होता है, स्टेट फंक्शन का चेंज वो 0 होता है ना, HUGS सारे स्टेट फंक्शन है, तो उसमें साइक्लिक इंटीग्रल 0 होगा। वैसे एंथैल्पी आज पढ़ाऊंगा डिटेल में, तो वहां आ ही जाएगा, लेकिन फिर भी HUGS PVT आर ऑल स्टेट फंक्शंस। ओके, देन एडिशनल कुछ कर लेते हैं, टाइम है अपने पास थोड़ा सा। सॉलिड वे कर लें, सॉलिड कर लो, काइंडली से करना है, चलो 5-5 कर लेते दोनों के, ठीक है 5-5 कर लेते हैं। अब क्या करे जाए, मानोगे है नहीं तुम लोग, अगर एक ने कहा तो फिर बोलेगा दूसरा कि पक्षपात हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 का O1 का सी पार्ट वही वाटर वाला होगा ना, वाटर वाला ही होगा। कल अभी कुछ भी नहीं किया क्या एडिशनल, दोनों कर दूं ऐसा बोल रहे हो, डिस्कशन टाइम का प्रॉब्लम है ना, थ्योरी पढ़ानी आगे क्योंकि टेस्ट में आ रहा है, थोड़ा तो आगे बढ़ाए ना, कुछ तो कर लोगे। ओके, सॉलिड में पहले 5 में कोई डाउट है, काइनेटिक्स में पहले 5 में नहीं है, तो फिर तो ठीक है, फिर आगे बढ़ जाते हैं, फिर थोड़ा सा फिफ्थ वाला काइनेटिक्स में सॉलिड में 4th और काइनेटिक्स में 5th। ओके ठीक है, एक मिनट देख लेते हैं, सॉलिड में 4th और काइनेटिक्स में 5th, एक मिनट बस, काइनेटिक्स का
4 कंडीशन 4th and 5th both. ओके देखो इसमें कह रहा है वेरिएशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए विद टाइम इन 2 experiments starting with 2 initial concentration A of A is given in the graph. देखो कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है और रिएक्शन है A से B. What is the rate of reaction when concentration of A in aqueous solution was 1.8 capital M? देखो सबसे पहले हमारे दिमाग में अगर कुछ ना आए क्वेश्चन कैसे प्रोसीड करना है तो नॉर्मली मैं क्या करता हूं जो निकालना है उसी को लिखना शुरू कर देता हूं. ऐसे रेट निकालना है तो R इक्वल टू के इंटू रिएक्टेंट की पावर ऑफ n. ना तो ऑर्डर पता है और ना ही के पता है लेकिन हाँ कंसंट्रेशन पता है मुझे कि ये 1.8 बोल रहा है. ठीक तो k और m दोनों हमें नहीं पता. अब ये भी नहीं पता ऑर्डर क्या है तो मेरे पास 2 डेटा गिवन है तो अगेन हिट एंड ट्रायल अपन लगा सकते हैं. मैं क्या कर A नॉट गिवन है 1.5 और जो बिल्कुल क्लियर कंसंट्रेशन गिवन है रिएक्टेंट की वो कौन सी मिलेगी 5 मिनट पे तो 1.2. तो क्या मैं हिट एंड ट्रायल लगा रहा हूं हिट एंड ट्रायल तो K1 निकाल सकता हूं. K1 क्या हो जाएगा 1/5 ln 1.5 डिवाइड बाई 1.2 और K2 निकाल लूं 1/5 ln 1/0.8 है ना तो ये 5/4 5/4 तो K1 इक्वल टू K2 यानी फर्स्ट ऑर्डर. ठीक और फर्स्ट ऑर्डर आ गया तो ये पावर तो आई गई और K हमारे पास आ गया ये. ठीक है 1/5 ln 5/4 सॉल्व कर लेना इसको इंटू 1.8 की पावर ऑफ 1. ठीक है ये होना चाहिए तो क्या कर सकते थे. 5th वाला देखो इसमें क्या है थोड़ा सा जब थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ोगे तो थोड़ा सा और बेटर आइडिया लगेगा आपको पर मोल का क्या मतलब होता है. नहीं कर लो मैं बता देता हूं ऐसा भी नहीं है कि नहीं हो पाएगा. एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन है A + 3B एरो P और M gives you 2Q + R. एक का डेल्टा H नेगेटिव है -2x किलोजूल पर मोल ऑफ A. एक मोल A को लेके बोल रहा है और दूसरे का डेल्टा H गिवन है x किलोजूल पर मोल ऑफ M. If these reactions are carried out simultaneously in a reactor such that the temperature is not changing. टेम्परेचर नहीं चेंज होने का मतलब क्या हुआ एक एक्सो है एक एंडो है तो एक ने जो हीट रिलीज की वही दूसरे ने हीट एब्जॉर्ब कर ली होगी. यही तो कॉन्सेप्ट रहा होगा. तो हम क्या करेंगे इसमें 5वें नंबर क्वेश्चन में केमिकल काइनेटिक्स में तो हीट रिलीज्ड इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब. तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि रेट ऑफ हीट रिलीज्ड इक्वल टू रेट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड. ठीक है ना. अब यहां पे हम देखें तो जैसे डेल्टा H क्या गिवन है -2x किलोजूल पर मोल एक रिस्पेक्ट में. अब रेट अगर मैं निकालूं और मुझे क्या दे रखा डेटा क्या गिवन है B का डिसिपेरेंस तो B के रिस्पेक्ट में अगर मैं रेट निकालता हूं तो क्या हो जाएगा क्योंकि मुझे A और B में कंपेयर करना है ना तो A और B में क्योंकि डेटा देखो डेल्टा क्या किसमें गिवन है A के लिए और तुम्हें रेट किसके लिए दे रखा है B के लिए. तो मैं क्या कर सकता हूं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है विद रिस्पेक्ट टू B -dB/dt इतनी स्पीड से रेट हो रही है मतलब रिएक्शन हो रही है और कितनी हीट रिलीज हो रही है उसमें -2x मॉडुलस. और हीट एब्जॉर्प्शन का रेट क्या है किसके टर्म्स में निकालना है Q के टर्म्स में तो 1/2 dQ/dt इंटू मॉडुलस ऑफ x और ये कुछ गिवन है आपको y ये y गिवन है तो 1/3 इंटू y इंटू 2 इक्वल टू 1/2 इंटू dQ/dt प्लस में इंटू x तो कैंसिल हो जाएगा तो 4/3. ठीक है ना. जो जितनी स्पीड से रेट मतलब हीट रिलीज हुई उतना ही हीट एब्जॉर्प्शन का रेट है उस कॉन्सेप्ट पे किया. देख लो थोड़ा सोचना हो जाएगा फिर घर पर भी सोचोगे. फिर अपन आगे बढ़ते हैं थोड़ा टाइम है तो सॉल्व में कुछ पूछना ही ना पहले 5 में तो इसके आगे और कर ले. इसका सॉलिड का इसके 5 ही दिए थे क्या 10 दिए तो कर लेते हैं फिर टाइम है तो ना. कौन सा 9th वाला और 10th सॉलिड का 4th आ जाता हूं मैं इसको खत्म कर दूं 10 तक फिर बताया तो इसके 11 तक हो गए होंगे ना मतलब 9 10 दोनों पूछने होंगे.
ओके देखो ये अच्छा था, क्वेश्चन तो ठीक ही है, 9 नंबर तो ठीक ही था। देखो एक पैरेलल रिएक्शन गिवन है और A1 A2 और EA1 EA2 दोनों सब कुछ गिवन है ना। अभी तक मैं पहले इतना ठंडा रूम था, एकदम से गर्म कर रहे थे तुम लोग, नहीं बंद कर देते हो जानबूझ उसकी गरमाने के लिए, है ना। जब एंटर किया था तो अच्छा लगा, ठंडा ठंडा रूम था बिल्कुल, है ना। दुश्मनी है मुझे से तुम लोगों को, है ना। अच्छा चलो ठीक है, हो सकता है मैथ में तुम लोग ज्यादा दिमाग चलाते होगे तो थोड़ा गर्म बनने लगता होगा, नहीं। यहाँ पे आराम से बैठे हो, टीचर सॉल्व कर रहा है, ठीक है। EA1 12 दे रखा है ना, यूनिट देख लेंगे बाद में। और बेटा ये है A2 कितना दे रखा है, 2 10 की पावर 14 ना, इंटू E की पावर -2, EA2 कितना है 9। टेम्परेचर एट विच नेट एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज 10.5 किलो कैलोरी, है ना, 10.5 किलो कैलोरी पर मोल, और ये भी दोनों किलो कैलोरी पर दे रखा है। तो भाई पैरेलल रिएक्शन में देखो मैंने एक क्वेश्चन कराया था S2 में, और मैंने कहा तो उसका रिजल्ट तुम थोड़ा सा याद रखना, याद है तुम्हें। तो उसका यूज करना है कि पैरेलल रिएक्शन में जो नेट एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन होता है वो होता है K1 EA1 प्लस K2 EA2 अपॉन K1 प्लस K2, ठीक है। और ये तुम्हारा S2 में क्वेश्चन है, और अपने कहा था इसका रिजल्ट याद रखेंगे आप। तो बेटा एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन नेट कितना है 10.5, और K1 मुझे नहीं पता, K1 इंटू EA1 12 प्लस K2 इंटू 9 देना, डिवाइड बाई K1 प्लस K2। उसको देखो K1 K2 कितना आ रहा है, कुछ रिलेशनशिप आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 10.5 K1, इधर आके 1.5 K1, और ये भी 1. K1 K2 बराबर सा जा रहा है, K1 इक्वल टू K2 आ जाता है, ठीक है। दोनों का K1 K2 सेम है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन से, ठीक है, फॉर्मूला है। ओके अब तुमसे बोल रहा है कि भाई टेम्परेचर बताओ, ऐसा कुछ बोला है ना, जहां पे ये बराबर हो जाए ऐसा, टेम्परेचर नेट ना हो जाए, ठीक है। तो टेम्परेचर कैसे निकालेंगे, K1 का फॉर्मूला पता है ना हमें, A1 कितना है 2 10 की पावर 14 E की पावर ऑफ माइनस EA1 12,000, है ना, किलो कैलोरी, EA बाई RT 2 इंटू टी निकालना है, ओके। इक्वल टू दूसरे साइड में 2 10 की पावर 14 E की पावर -2 इंटू E की पावर ऑफ माइनस, अच्छा ये पहले वाला ना, ओके ये 14 होगा पहले, ओके E की पावर -2 हुआ, फिर E की पावर कितना हुआ -9 बाई ना, तो -9000 है ना बाई 2T। अब देखो जो कैंसिल हुआ इधर, और ये दोनों कॉमन ले लें इन दोनों को, है ना। तो ये हो जाएगा, आप समझिए होगे मेरे ख्याल से, 12 इंटू 1000 कर रहा हूं, डिवाइड बाई 2 इंटू टी, सो कर दूंगा -2 -9000 बाई 2 इंटू टी, सही कर रहा हूं ना, ठीक है। अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं, तो ये देख लो इधर प्लस आ जाएगा, तो 12,000 9,000 3,000, तो -3,000 बाई 2T इक्वल टू -2, सही कर रहा हूं। तो आएगा नहीं यार इस सॉल्व में, आ जाएगा क्या, माइनस माइनस कैंसिल हुआ इधर, फिर 2T जगह 4T, हाँ 4 से डिवाइड हुआ था, ठीक है 750, ठीक है ना। और अगला पार्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट with respect to major product obtained in the above parallel reaction, parallel decay. Y will be major product at 300 Kelvin. तो बेटा इसमें क्या करना, देखो मेजर प्रोडक्ट Y कैसे होगा, जब उसका K1 बड़ा हो K2 से, नहीं करते हैं कि जो प्रोडक्ट का रेशियो है वो K1 K2 का रेशियो बराबर होता है। तो मुझे बस ये प्रूव करना है कि K1 बड़ा है K2 से। K1 का फॉर्मूला ये है, अब यहां पे टेम्परेचर रखना 300, और इसका K2 निकालना 300 रख के, और चेक कर लेना, ठीक है, कौन ज्यादा कौन सा बड़ा है। और कोई तरीका तो नहीं होगा ना, 750 पे दोनों बराबर हैं,
ऐसा देख लो 750 पे दोनों बराबर है। अगर टेम्परेचर 750 से कम हुआ तो इनमें से कौन बड़ा होगा, कुछ लगा सकते हो मैथ। 750 पे दोनों बराबर है ना K1 K2। अगर इसको बड़ा करना है K1 को, इसका ई भी तो अलग है, ए भी तो अलग है, तो अपन कंपेयर नहीं कर पाएंगे, है ना। देख लेना, मतलब करना यही है कि आप एक बार 300 रखना, देख लेना K1 बड़ा आ रहा है तो वो मेजर प्रोडक्ट है, फिर 800 रखना, और कोई शॉर्टकट दिखाई पड़े तो आप मुझे बताना कैसे करना है, ठीक है। इतना ही है ना। अब आते हैं सॉलिड स्टेट में, कर लोगे ना अगला वाला, K1 K2 निकाल के देख लेना। एक मिनट उसको बता दूं, एक पूछ रहा है 4 नंबर ही पूछ रहा है कि क्वेश्चन पूछ रहे हैं सॉलिड स्टेट में। 4 नंबर में क्या है, सब बच्चे पूछ रहे हैं। अच्छा, हाउ मेनी यूनिट सेल्स आर देयर इन 1 ग्राम क्यूबिक क्रिस्टल ऑफ NaCl along any axis in the crystal if 1 gram solid is considered to be perfect cube। देखो ऐसा एक क्वेश्चन O2 में भी था, है ना, थोड़ा सा ऐसे ही कुछ मिलता था, एग्जैक्टली नहीं था लेकिन कुछ ऐसे ही पैटर्न पे था। हाउ मेनी यूनिट सेल्स आर देयर इन 1 ग्राम NaCl। तो बेटा एक क्यूब है NaCl का, बड़ा सा क्रिस्टल है, ऐसा समझो आप कि NaCl का एक बड़ा सा क्रिस्टल है ना, और उसका 1 ग्राम आपको दे दिया गया, तो क्या मैं इसमें आप नंबर ऑफ यूनिट सेल निकाल सकता हूं। मेरा कहने का मतलब ये है कि मोल कितने हो गए, 1/58.5 इंटू Na, इतने एटम है, इतने मॉलिक्यूल्स है, सॉरी NaCl है तो मॉलिक्यूल्स है, फॉर्मूला यूनिट बोलना ठीक रहेगा, फॉर्मूला यूनिट्स इतने हैं। और मुझे ये बताओ कि 4 मॉलिक्यूल का मतलब 1 यूनिट सेल होता है, तो इसमें कितने यूनिट सेल्स रहे होंगे, डिवाइड बाई 4, समझ रहे हो ना, इंटू 1/4, इतने यूनिट सेल्स रहे होंगे इसके अंदर, ठीक है। तो ये बोल रहा है कुछ क्वेश्चन में, आप अगर लैंग्वेज पढ़ोगे तो ऐसा है 4 नंबर में, हाउ मेनी यूनिट सेल्स आर देयर इन 1 ग्राम ऑफ NaCl क्रिस्टल। एक NaCl का क्यूबिक क्रिस्टल है, उसमें कितने यूनिट सेल छोटे छोटे हैं अंदर, ऐसा, ठीक है। हाँ, अलोंग वन एनी एक्सेस, तो बेटा क्या होगा कि ये पूरे जितने यूनिट सेल हैं ये पूरे पूरे इस वॉल्यूम के अंदर है, ए क्यूब के अंदर। तो ऐसे यहां पर इस एक्सेस के अलोंग कितने होंगे, इस एरिया में कितने होंगे, ए स्क्वायर ए क्यूब, समझे ना। तो हम इसको बराबर कर देंगे ए क्यूब के, तो बस एक कितने यूनिट सेल है अलोंग एनी एक्सेस, क्यूब रूट ले लेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। कितने यूनिट सेल है ये निकाल लिया मैंने उसके अंदर, और अलोंग एनी एक्सेस पूछ रहा है, तो पूरे उस क्यूब के अंदर टोटल इतने हैं, तो अलोंग एनी एक्सेस हम कर लेंगे, ठीक। और कुछ था, रेस भी थी क्या, कौन सी नंबर, 14। चलो मैं आंसर दे देता हूँ, है ना, ताकि तुम लोग जो लोग करके आए, और डिस्कशन अगली क्लास में करेंगे, थ्योरी में आते हैं अपन। मैं कुल आंसर दे देता हूँ आपको, है ना, थोड़ा सा जो रुका कर लिया है तो वापस चेक कर लेना। तो ये कहाँ पे, एंथोस रेस में पहले का आंसर बेटा है डी, दिल्ली, है ना, पहले का दिल्ली है, लिख देता हूं मैं, चलो। सेकंड का आंसर है, मेरे पास सी लिखा हुआ है, क्या है, अलग आंसर आ रहा है क्या, सी आ रहा है। थर्ड वाले का आंसर जो मेरे पास लिखा है वो बॉम्बे है। फोर्थ वाले का आंसर है आगरा। पांचवें वाले का आंसर जरा बताओ, कलकत्ता। छठे का आंसर है बॉम्बे। सेवेंथ का आंसर है सी, है ना। 8 का आंसर है, इसका यार आंसर नहीं लिखा है, क्या रहा है, नहीं बॉम्बे लिखा है मेरे पास, बी लिखा है, बी ए मिल गया मिल गया। 9 का आंसर है ABC, 9 का है ABC, और 10 का आंसर है पहले का QR, फिर ST, T एंड PT, ये आंसर्स हैं, ठीक है। तो आप लोग एक बार नोट कर लेना, फिर एक बार ट्राई कर लेना, नहीं होगा अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे। तो
थ्योरी में आते हैं हम लोग। एंथैल्पी इंटरनल एनर्जी तक किया था, फर्स्ट लॉ तक पढ़ा था हम लोगों ने। ओके बच्चों, देखो प्रीवियस क्लास में जो हम लोगों ने किया है, अगेन रिवीजन तो कर ही रहे होगे, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, रिवाइज करवा देता हूँ। देखो सबसे पहले सिस्टम, सराउंडिंग, यूनिवर्स, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। क्या चीज एक्सचेंज होती है ओपन में? एनर्जी और हीट, सॉरी एनर्जी और मास। एनर्जी देखेंगे, एनर्जी का मतलब हीट और वर्क दोनों चीजें देखनी है। फिर उसके बाद जो आगे हम बढ़े थे, इंटेंसिव एक्सटेंसिव। इंटेंसिव में इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट, एक्सटेंसिव जो मास डिपेंडेंट हो या अमाउंट डिपेंडेंट हो। और आसान तरीका क्या है, जिसके बारे में सोचो उसको कंटेनर में बंद कर दो और पार्टीशन करके सोचो कि क्या उस प्रॉपर्टी की वैल्यू बदलेगी कि नहीं बदलेगी। इस तरह से आप इंटेंसिव एक्सटेंसिव में डिफरेंशिएशन कर सकते हो। दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो इंटेंसिव, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को आप ऐड कर सकते हो, इंटेंसिव को नहीं कर सकते। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी पर ग्राम पर लीटर पर मोल, तो वो इंटेंसिव में कन्वर्ट हो जाता है। फिर हम लोग आए थे स्टेट पाथ फंक्शन पे, वो फंक्शन जो केवल इस वक्त के एक पी पर डिपेंड करे, प्रेजेंट पर, वो होगा स्टेट फंक्शन। और वो फंक्शन वेरिएबल जिसकी वैल्यू 3p पर डिपेंड करता है, प्रेजेंट, पास्ट और पाथ, वो होता है पाथ फंक्शन। HUGS PVT स्टेट है और वर्क एंड हीट आर पाथ फंक्शन, तो याद रखेंगे इन सब चीजों को। और साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ चेंज इन स्टेट फंक्शन इज 0, ए से भी जाना हो तो 5b माइनस 5a, ये सब हम लोगों ने देखा था। और एक हमने एक एक्सप्रेशन भी देखा था, वो जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है फॉर चेंज इन ए विद चेंज इन एक्स एंड वाई, डी ए इक्वल टू डेल ए बाई डेल एक्स वगैरह करके, ताकि हम अपने फॉर्मूले वगैरह में काम में लाते हैं उसको। अपने यूज भी किया प्रीवियस क्लास में उसको। फिर हम लोग आगे आए थे, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल फोकस कर रहे थे। आपको पता ही है, एक पार्ट कटा रहे हो, एक में एकदम से अपने एक बड़ा सा मास लिफ्ट कर दिया था, तो इन्फिनाइट टाइम इन्फिनाइट स्टेप, लिमिटेड टाइम लिमिटेड स्टेप, हाइपोथेटिकल प्रैक्टिकल। एक में पी एक्सटर्नल कांस्टेंट है, एक में पी एक्सटर्नल वेरिएबल होता है, एक में पी इक्वल टू नॉट हमेशा लगा सकते हो, एक में पी इक्वल टू नॉट स्टार्टिंग और एंड में लगा सकते हो, जब पिस्टन मूव करेगा तो नहीं लगा पाओगे आप। और ऐसा ही हमने कहा था कि अगर ड्राइविंग फोर्स की डायरेक्शन चेंज करोगे तो रिवर्सल में जिस पाथ से आप गए थे उसी पाथ से लौट सकते हो, इरिवर्सल में आपका पाथ बदल जाता है। ठीक है। और आपका जो पी एक्सटर्नल इक्वल टू पी इंटरनल ले सकते हो फॉर रिवर्सिबल, और इरिवर्सिबल में दोनों को सेम नहीं ले सकते। फिर हम लोग आए थे वर्क, हमने एनर्जी टर्म्स को डिफाइन किया, वर्क, हीट और डेल्टा यू। वर्क पाथ फंक्शन है, साइक्लिक इंटीग्रल नॉट इक्वल टू 0, वर्क डन बाय द सिस्टम, तो ऐसा लिखा मिले तो डब्ल्यू को नेगेटिव लोगे, और वर्क डन ऑन द सिस्टम मिले तो डब्ल्यू को पॉजिटिव लिखा जाएगा। और वर्क का फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला माइनस पी इंटीग्रल पी एक्सटर्नल टू डीवी। और फिर हम लोगों ने अगला पॉइंट देखा था, वर्क 0 कब हो सकता है, आइसोकोरिक या फ्री एक्सटेंशन में। और 180 मीटर इक्वल टू 101 जूल, 1 मोल मीटर इक्वल टू 100 जूल। और हीट में हम आए थे, अगेन पाथ फंक्शन है, साइक्लिक इंटीग्रल नॉट इक्वल टू 0, हीट गिवन टू द सिस्टम पॉजिटिव, बाय द सिस्टम नेगेटिव। और फिर उसके बाद हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, सीपी सीवी, ये सब हमने देखा। तो आपको बेसिकली फॉर्मूला क्या रखना है, Q इक्वल टू सी dt ms dt mc dt, ऐसा करके याद रखना है। और सारी हीट कैपेसिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, लेकिन फॉर प्रैक्टिकल पर्पजेस हम लोग उनको कांस्टेंट मान के कर लेंगे अगर ना दिया गया हो कुछ तो। और फिर हमने ये भी देखा कि सीपी और सीवी में सीपी इज बिगर देन सीवी बिकॉज सम पार्ट ऑफ हीट गोज इनटू वर्क आल्सो इन द केस ऑफ आइसोबारिक प्रोसेस, है ना। और आइसोकोरिक में सारी हीट टेम्परेचर बढ़ाने में काम आ जाती है और वर्क कुछ भी नहीं होता। और फिर उसके बाद हमने ये देखा था कि सॉलिड लिक्विड के लिए सीपी सीवी अप्रोक्सीमेटली सेम लेके काम कर सकते हो आप। और फिर उसके बाद सीपी सीवी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने यूज किया था। ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इज ऑलवेज 3, रोटेशनल इज आइदर 2 और 3, 2 लेंगे लीनियर में और नॉन लीनियर में 3 लेंगे। और वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम इट इज 3n माइनस 5 या माइनस 6 होता है अकॉर्डिंग टू लीनियर या नॉन लीनियर क्या आपका मॉलिक्यूल होगा। ठीक है, अपन ने क्वेश्चन भी किए थे, होमवर्क में भी दिया था, तो बहुत टिपिकल नहीं है। और हाँ, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम को एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर पे ही लिया जाता है, जब तक आपसे ना कहे आप वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम को नहीं लोगे क्वेश्चन में सॉल्व करते हुए। ठीक है। और एक चार्ट बनाया था, अब तो बन गया होगा, अभी भी नहीं बना है,
बहुतों का नहीं बना होगा, मुझे पक्का यकीन है ना? नहीं, बहुतों ने बना लिया होगा, लेकिन बना लेना उसको। ठीक है, इतना टाइम हो गया, आप कर लेना। ठीक है, तो चलो, दो क्लास में आप नहीं किया, अभी कर लेना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये सीपीसीबी लिखवाने के बाद न्यूमेरिकल किया था फिर मैंने, और फिर यू में आ गए थे। यू क्या है? बहुत तरह की एनर्जी का समेशन है। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। तो हम उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते, हम उसकी चेंज निकाल सकते हैं ड्यूरिंग अ प्रोसेस ऑन मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। डेल्टा यू कैन बी कैलकुलेटेड, एब्सोल्यूट वैल्यू को नहीं निकाल सकते। तो होता कि जब आप चेंज निकालने की बात करते हो तो वो चेंज होता है बिकॉज ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ओनली। ठीक है ना? तो होता क्या है उसमें कि हम जब चेंज की बात कर रहे हैं तो ए और पी लेंगे, और अगर आइडियल गैस है तो पी भी नहीं लेते, केवल काइनेटिक एनर्जी का चेंज देखते हैं, बिकॉज उसमें अट्रैक्शन रिपल्शन होगा ही नहीं। और जो काइनेटिक एनर्जी का चेंज है दैट इज बिकॉज ऑफ ओनली चेंज इन टेम्परेचर फॉर आइडियल गैस। तो यू इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर फॉर आइडियल गैस, है ना? वो याद रखना होता था हम लोग को। और इंटरनल एनर्जी एक स्टेट फंक्शन है, साइक्लिक इंटरवल इक्वल टू 0। और फिर हम लोग आए थे कि भाई उसका एक्सप्रेशन डी यू इक्वल टू, हमने क्या कहा, यू इज अ फंक्शन ऑफ पीवी एंड टी। एन कांस्टेंट है, पीवीटी हुआ, इंटर रिलेटेड है, तो यू इज अ फंक्शन ऑफ पीवी या वीटी या पीटी। लेकिन हमने एक को लेकर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई, वो था वीटी, क्योंकि हम उसको आगे सिंप्लीफाई कर सकते थे। हम दूसरे से बना सकते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, लेकिन वो सॉल्व नहीं होगा आगे। तो हमने वीटी लेके किया था, तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन बना। और हमने जब सॉल्व किया तो हमने पाया ड्यू का फॉर्मूला क्या रखना है, एन सी वी डी टी प्लस डेल यू बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर ऑफ डीवी। और तुम्हें अगर आइडियल गैस है तो हमेशा एन सी वी डी टी, क्योंकि अगर टी कांस्टेंट तो यू कांस्टेंट और उसका डिफरेंशिएशन 0। अगर सॉलिड लिक्विड है तो एनसीवीडीटी हमेशा, कोई टेंशन ही नहीं है। रियल गैस आइसोकोरिक है तो एनसीवीडीटी। बस रियल गैस कोई और प्रोसेस में आएगा तो आपको पूरा कंप्लीट फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। और अगर ऐसा कभी हुआ तो वो डेल यू बाई डेल वी की वैल्यू तुम्हें देगा क्वेश्चन में, तो आप कर लोगे एक वैल्यू रख के। वैसे अभी तक कभी मेंस एडवांस में उस पर आया नहीं है क्वेश्चन। और एक चीज बस ध्यान रखना है, ये जितने भी फॉर्मूले हैं नॉट फॉर रिएक्शन एंड फेज चेंज। आप रिएक्शन और फेज चेंज में ये फॉर्मूले नहीं लगाओगे इंटरनल एनर्जी वाले जो अपन डिस्कस कर रहे हैं, है ना? अपन ने लिखवाया भी है कई जगह पे उसको। तो अब बच्चों आगे बढ़ते हैं, फोर्थ एनर्जी पे आते हैं। इस चैप्टर की फोर्थ एनर्जी पे एक बार खत्म हो जाएगा एनर्जी, फोर्थ एनर्जी ना, देन वी विल मूव टुवर्ड्स आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, जो मेन प्रोसेस है उनकी तरफ प्रोसीड करेंगे। क्योंकि होता क्या है ना, आइसोथर्मल में 4 एनर्जी निकालने को बोलेगा क्वेश्चन जब आता है ना, तो बोलता है डब्ल्यू निकालो या क्यू निकालो या डेल्टा यू डेल्टा एच। तो एक चौथी एनर्जी पढ़ लेते हैं एंथैल्पी, फिर अपन आगे उस पर जनरलाइज करेंगे। तो हेडिंग है फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इंटरनल एनर्जी, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड इंट्रोडक्शन ऑफ एंथैल्पी। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ internal energy and introduction of enthalpy. Physical significance of internal energy and introduction of enthalpy. देखना यहां पर, अब मैं स्टेटमेंट लिखवा दूंगा, एक मिनट देखना थोड़ा सा आप। देखो होता क्या है कि जो फर्स्ट लॉ है उससे हम अगर कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करें, कांस्टेंट वॉल्यूम पर, तो वर्क डन क्या हो जाएगा 0 और डेल्टा यू इक्वल टू क्यूवी। तो कांस्टेंट वॉल्यूम वाला प्रोसेस जो होगा, कांस्टेंट वॉल्यूम वाला प्रोसेस, उसकी जो हीट होती है वो इंटरनल एनर्जी के चेंज के बराबर होती है। कांस्टेंट वॉल्यूम वाले प्रोसेस की हीट जो होगा वो डेल्टा यू के बराबर होगा। तो होता क्या है कि दो प्रोसेस नेचर में मेनली फॉलो होते हैं, एक कांस्टेंट वॉल्यूम वाला और एक कांस्टेंट प्रेशर वाला। और ज्यादातर कांस्टेंट प्रेशर वाले अदर केस पाए जाते हैं जो मतलब नेचर में होते हैं। तो कांस्टेंट प्रेशर की हीट, इसका भी सिग्निफिकेंस है। और ये जगह खाली थी, मतलब ये किसकी, ये हीट किसके बराबर है, ये कुछ फिक्स नहीं था। तो इसको फिल करने के लिए एक नया मैथमेटिकल टर्म एंथैल्पी को इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम की हीट इंटरनल एनर्जी का चेंज बताती है, इन कांस्टेंट प्रेशर की हीट किसी एनर्जी के बराबर होगी, किसके बराबर होगी ये नहीं पता था। और उसको फिल करने के लिए एक टर्म जो दिया गया वो हम बोलते हैं एंथैल्पी। और डिराइव करके दिखा दूंगा मैं कैसे आता है, इसी फॉर्मूले से डिराइव करते हैं उसको। तो इसमें लिखो, एक स्टेटमेंट लिख लो पहले, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम
heat at constant volume is equal to heat at constant volume is equal to delta U. Heat at constant volume is equal to delta U, full stop. Similarly, heat at constant pressure also has great significance. Heat at constant pressure also has great significance, and a new mathematical term enthalpy, and a new mathematical term enthalpy, ब्रैकेट में लिखो H, कैपिटल H, is introduced. A new mathematical term, bracket में enthalpy, is introduced, comma, the change of which can give idea about heat at constant pressure. The change of which can give idea about heat at constant pressure. Gives idea about heat at constant pressure. तो कांस्टेंट प्रेशर की जो जगह थी वो खाली थी, उसको भरने के लिए एक टर्म को इंट्रोड्यूस किया गया. देखो कई सारे टर्म जो हैं, तुम देखना आगे फ्यूचर क्लास में, जो H है वो भी एक मैथमेटिकल टर्म की तरह इंट्रोड्यूस किया गया ताकि हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर पाए. आगे देखना एंट्रोपी भी उसी तरह से इंट्रोड्यूस की गई, और गिब्स फ्री एनर्जी भी एक मैथमेटिकल टर्म के रूप में इंट्रोड्यूस किया गया. बाद में उसका सिग्निफिकेंस कई बार पाया गया कि एंट्रोपी का मतलब ये है या गिब्स एनर्जी का मतलब ये है, उसका सिग्निफिकेंस देखा गया. लेकिन इंट्रोडक्शन तो काफी सारे जो एनर्जी टर्म्स हैं उनका केवल एक नंबर के रूप में हुआ था ताकि हम कुछ चीजों को सिंप्लीफाई कर पाए. तो हुआ क्या कि जब हमने फर्स्ट लॉ देखा तो डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, और क्यू में कांस्टेंट प्रेशर की बात कर रहा हूं तो क्यूपी प्लस डब्ल्यू का फॉर्मूला हो गया माइनस इंटीग्रल पी डीवी, है ना, ऐसा लिख लेते हैं. और V1 टू V2, और प्रेशर कांस्टेंट है तो पी तो बाहर आ जाएगा. तो ये डेल्टा यू को मैंने लिखा U2 माइनस U1 इक्वल टू QP प्लस माइनस P टाइम्स, बाहर आ गया ये V2 माइनस V1. अब इसको लेफ्ट में लेके आ गए तो ये हो गया U2 प्लस PV2, इनको इसके साथ माइनस U1, इसको ये प्लस हो गया था, इधर के माइनस हो जाएगा, U1 प्लस PV1, इसको दोनों को लेके इधर की तरफ, प्लस इक्वल टू QP. अब बार बार ये U प्लस PV आ रहा था, तो हमने इसकी जगह पे एक नया टर्म लिखना शुरू कर दिया H. दिस इज H2 माइनस H1 इक्वल टू QP, यानी डेल्टा H इक्वल टू QP. ठीक है, जहां पे H है क्या, किस तरह से डिफाइन किया गया है, H इक्वल टू U प्लस PV. ये हमारे पास एक्सप्रेशन होता है, H होता है U प्लस PV. ठीक है, नोट करो, देर समझ में आएगा आपको इसके बारे में. H इक्वल टू U प्लस PV. तो कांस्टेंट प्रेशर की हीट वो डेल्टा एच के बराबर होती है,
इसमें फिर अपन कुछ पॉइंट्स देखते हैं। इंट्रोड्यूस तो ऐसे ही किया गया, एच का फॉर्मूला U प्लस पीवी है, एच इक्वल टू U प्लस पीवी रहता है, बेसिक फॉर्मूला इसका, ठीक। धीरे आगे और देखते हैं चीजों में। तो इसके 4 पॉइंट्स हमें याद रखने हैं, है ना, 4 पॉइंट्स इसके नोट करके लिख लेंगे। तो पहला पॉइंट तो ये है कि आप देखोगे H का जो एक्सप्रेशन है वो है H इक्वल टू U प्लस पीवी, और U क्या है, एक स्टेट फंक्शन, इंटरनल एनर्जी, P भी स्टेट फंक्शन, V भी स्टेट फंक्शन, तो H भी स्टेट फंक्शन होता है। तो ये एक स्टेट फंक्शन है और ये दोनों टर्म भी स्टेट फंक्शन है, तो H इज ऑल्सो अ स्टेट फंक्शन, ये भी एक स्टेट फंक्शन है। तो इसका मतलब इसका साइक्लिक इंटीग्रल 0 होगा, और पीछे अपन देख चुके हैं, अपन इसको ना भी ध्यान दे, याद रखेंगे कि HUGS सारे स्टेट फंक्शन है, साइक्लिक इंटीग्रल उनका 0 होता है। दूसरा पॉइंट बच्चों ये याद रखना है कि हमारे पास जो एक्सप्रेशन है H इक्वल टू U प्लस पीवी, है ना, तो अगर हम देखें फॉर आइडियल गैस, फॉर आइडियल गैस H का एक्सप्रेशन क्या है, U प्लस पीवी, ठीक। अच्छा, आइडियल गैस के लिए U किस पे डिपेंड करता था, याद करो, केवल और केवल टेम्परेचर पे, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। और आइडियल गैस के लिए पीवी भी किस पे डिपेंड करेगा, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। अगर गैस के मोल कांस्टेंट अंदर तो आइडियल गैस बोल दिया, तो ये दोनों फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है, इसका मतलब H इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर फॉर आइडियल गैस। तो आइडियल गैस में H तभी बदलेगा, एक्सपेंशन कॉम्प्रेशन की बात कर रहे हैं, रिएक्शन फेज चेंज की नहीं, है ना, लिखवा दूंगा उसको बाद में फिर से। H तभी बदलेगा जब टेम्परेचर बदले, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए डेल्टा H 0 रहेगा हमेशा, और आइडियल गैस, केवल आइडियल गैस की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने देखा है H इक्वल टू U प्लस पीवी है, जो खुद किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे, प्रीवियस क्लास का। पीवी इक्वल टू एनआरटी, तो उस पे टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होगा। तीसरा पॉइंट बच्चों ये है कि स्टूडेंट के दिमाग में एक चीज बैठने लगती है कि जब भी आइसोबारिक प्रोसेस होगा तभी डेल्टा H को लेके आएंगे, क्योंकि डेरिवेशन ऐसा किया गया, जब कांस्टेंट प्रेशर की हीट डेल्टा H के बराबर है, तो स्टूडेंट को लगता है कि आइसोथर्मल आ जाए या आइसोकोरिक आ, डेल्टा H आ ही नहीं सकता, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं समझाता हूं, करना क्या है, अगर तुम्हारे पास आइसोबारिक प्रोसेस आया तो उसकी हीट की वैल्यू तुम कैलकुलेट करोगे, डेल्टा H कैलकुलेट करोगे, दोनों बराबर आएंगे। लेकिन अगर आइसोथर्मल आया तो उसमें भी हीट निकाल सकते हो, क्यों निकाल सकते हो, डेल्टा H के फॉर्मूले हैं वो भी निकाल सकते हो, दोनों बराबर नहीं आएंगे। दोबारा बोल दे रहा हूं, जितने भी प्रोसेस होंगे सब में डेल्टा H कैलकुलेट कर सकते हो आप। ये मत सोचना कि केवल आइसोबारिक प्रोसेस में ही हम केवल डेल्टा H की कैलकुलेशन करेंगे। अगर आइसोबारिक हुआ तो तुम जो Q निकालोगे और डेल्टा H निकालोगे, दोनों बराबर आ जाएंगे। और अगर आइसोबारिक प्रोसेस नहीं है तो हीट कैलकुलेट करोगे, डेल्टा H कैलकुलेट करोगे, दोनों बराबर नहीं होंगे। दोनों के फॉर्मूले हैं, इसको निकालने का अलग तरीका है, इसको निकालने का अलग तरीका है, और आइसोथर्मल, पॉलीट्रॉपिक, आइसोकोरिक सब में निकाल सकते हो डेल्टा H, बस वो बराबर नहीं होगा हीट के, ये होता है कॉन्सेप्ट। तो थर्ड पॉइंट लिखो, फॉर आइसोबारिक प्रोसेस, फॉर आइसोबारिक प्रोसेस, थर्ड पॉइंट लिखना, फॉर आइसोबारिक प्रोसेस डेल्टा H इक्वल टू QP, है ना, फॉर आइसोबारिक प्रोसेस कॉमा करके लिखना, डेल्टा H इक्वल टू QP। फिर उसी के नीचे उसी पॉइंट में लिखना, उसी के नीचे उसी पॉइंट में लिखना, फॉर एनी अदर प्रोसेस, फॉर एनी अदर प्रोसेस, फॉर एनी अदर प्रोसेस delta H can be calculated, for any other process delta H can be calculated, as well as heat can be calculated, as well as heat can be calculated, and these two will not be equal, and these two will not be equal, these two will not be equal। तो तुम दोनों चीजें कैलकुलेट कर सकते हो, डेल्टा H भी कैलकुलेट करोगे, फॉर्मूले हैं उसके, हीट के भी फॉर्मूले हैं, अब दोनों बराबर नहीं होंगे, बस इतना चीज ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और
एक पॉइंट स्टेट फंक्शन वाला हो गया, एक ये वाला हो गया, एक ये वाला पॉइंट हो गया, ठीक है ना। तो ये पॉइंट्स अपन याद रखेंगे जो एंथैल्पी के पॉइंट्स हैं, ठीक। अब हम आते हैं इसके फॉर्मूले पे, इसका फॉर्मूला कैसे आएगा, कैसे हमको उसको यूज करना है। तो हेडिंग लिखना कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा एच, कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा एच, कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा एच। तो स्टेट फंक्शन है, आइडियल गैस में एच तभी बदलेगा जब टी बदले, और हर एक प्रोसेस के लिए डेल्टा एच और क्यू दोनों डिफाइंड होंगे। और देखना यहाँ पे, और ये तुम्हें पूरा डेरिवेशन पता ही है ऑलमोस्ट, तुम खुद ही समझते जाओ क्या करना है क्या नहीं करना है। एज एच इज अ स्टेट फंक्शन, क्योंकि ये एक स्टेट फंक्शन है, इसका मतलब एच की किस पे डिपेंड करेगा, पीवी एन टी पर। ड्यूरिंग एक्सपेंशन कंप्रेशन एन क्या होगा, कांस्टेंट, तो ये हट जाएगा, तो एच किसका फंक्शन हो गया, पीवीटी का। फिर एज पीवीटी आर इंटर रिलेटेड, तो एच किसका फंक्शन हो गया, पीवी का, या फिर एच फंक्शन हो गया पीटी का, या फिर एच फंक्शन हो गया वीटी का। किसी से भी मैं डिफरेंशियल इक्वेशन बना सकता हूं, लेकिन उससे बनाऊंगा जिसको सॉल्व करना थोड़ा इजी हो और हम आगे बढ़ पाए। तो पिछले केस में क्या लिया था, वीटी, इस केस में क्या लेंगे, पीटी, क्योंकि डीएच और पी में हमें कुछ रिलेशनशिप पता है डीएच और क्यू के बीच में, तो हम इसको लेके डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे। आप इसको लेके भी डिफरेंशियल इक्वेशन बना सकते हो, लेकिन आगे वो सिंप्लीफाई नहीं होगी, ठीक। उसको लेके हमने डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। तो क्या करेंगे यहां पे बच्चों, चेंज, तो डीएच इक्वल टू डेल एच बाई डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर इंटू dt प्लस डेल एच बाई डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इंटू dt। सब में का बनाने के लिए, ठीक है। अब ये जो पार्ट है लेफ्ट हैंड साइड वाला, इस पे हम थोड़ा फोकस करते हैं, इस पार्ट पे। ये कांस्टेंट प्रेशर का पार्ट है, और कांस्टेंट प्रेशर में मुझे पता है डीएच किसके बराबर होता है, क्यूपी के, और डीएच किसके बराबर हो गया, एन, क्यूपी क्या होता है, एनसीपी dt, ना क्यूपी इक्वल टू एनसीपी, क्यूपी किसके बराबर हो गया, एनसीपी dt। अब dt को उधर ले आएंगे, तो डेल एच बाई डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल टू एनसीपी। तो ये टर्म आता है एनसीपी, ये टर्म पर्टिकुलर, तो एनसीपी dt प्लस दिस वैल्यू। तो डीएच का फॉर्मूला जो तुम्हें याद रखना है क्वेश्चन करते वक्त, वो होगा डीएच इक्वल टू एनसीपी dt प्लस डेल एच बाई डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इंटू डीपी। आप अगर ध्यान दोगे तो बिल्कुल डीयू की तरह है ये। डीयू में क्या था, एन सीवी dt वॉल्यूम था, प्लस डेल यू बाई डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर डीवी। जहां जहां पी है वहां पे वी था वॉल्यूम, और वहां पे डीयू था। तो dt डेल एच बाई डेल एच लिख दिया मैंने, ठीक है, डेल एच बाई डेल टी, ठीक है ना। अब फिर वही तीन केस, अगर आइडियल गैस है तो क्या करेंगे, रियल गैस है तो क्या करेंगे, और सॉलिड लिक्विड है तो क्या करेंगे। तो फिर से केस वन फॉर आइडियल गैस, आपको ये फॉर्मूला तो याद रखना ही है। आइडियल गैस में क्या करेंगे, एच किसका फंक्शन है, टी का, एच तभी बदलेगा जब टेम्परेचर बदले, और अगर टी कांस्टेंट तो एच कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, तो ये पार्ट हट जाएगा, हमेशा इनसिपिडिटी अगर आइडियल गैस है तो। H is a function of temperature implies del H by del P at constant temperature. क्या स्टेप और लिख देता हूं, if T is constant तो H भी constant हो जाएगा। इसका मतलब del H by del P at constant temperature ये जीरो हो जाएगा। तो DH का फॉर्मूला एनसीपीडीटी हमेशा लगा सकते हो, बस तुम्हें आइडियल गैस दिख जाए तुम्हें तो खुश हो जाना चाहिए, जहां आइडियल गैस दिख गई। एक्सपेंशन कंप्रेशन का है, कोई भी केस आए एक्सपेंशन कंप्रेशन का,
चाहे आपके पास आइसोथर्मल हो, एडियाबेटिक हो, आइसोकोरिक हो, आइसोबारिक हो, या फिर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस हो। पॉलीट्रॉपिक हमेशा आप एनसीपीटी लगा सकते हो, बस कहां नहीं लगाओगे, रिएक्शन और फेस चेंज। अगर रिएक्शन हो तो ये फॉर्मूला मत लगा देना, वरना फिर 100% गलत आंसर आएगा। और फेस चेंजिंग में भी नहीं लगाना। और बच्चों को बता दूं ना, आप लोगों को जो कहो कि ना करना वही करते हैं, नॉट फॉर रिएक्शन और फेस। देखना तुम अभी तो छोड़ो, कुछ समय के बाद जब क्वेश्चन आएगा ना, मतलब होता क्या ना, इतना कॉमन ही फॉर्मूला जाता है कि जहां बच्चों को दिखता है एंथैल्पी निकालना, हमेशा एनसीपीटी एनसीपीटी लगाना शुरू कर देते हैं। हर क्वेश्चन में लगाओगे आप, डी जब भी दिखाई पड़ेगा एनसीपीटी एनसीपीटी मतलब घट जाता है उनको। तो जहां कोई रिएक्शन भी आ गई तो बस तुरंत उनको यही दिखाई पड़ता है, फॉर्मूला लगा देते हैं, वो जीरो आता है ना। क्योंकि होता क्या है ना, जितनी भी रिएक्शन और फेस चेंज है हम मानते हैं वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे होती है। तो जहां कांस्टेंट टेम्परेचर हुआ dt क्या हो जाएगा, जीरो, और डीएच भी जीरो दिखाई पड़ता है वहां पे। ऑप्शन भी मिलेगा डेल्टा एच जीरो करके, तो वो लिख देते हैं। और देखना बहुत लोग आप में से फिर गलती करेंगे इसमें, पक्की बात है ये। केस 2, अगर क्वेश्चन में रियल गैस आ जाए, जो कि मैं फिर से बोल रहा हूं बहुत कम क्वेश्चन हैं रियल गैस पे बेस्ड, फॉर रियल गैस। बेटा रियल गैस आ गया तो फिर तो पूरा ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, DH इक्वल टू NCPDT प्लस डेल एच बाई डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इंटू DP। ये पूरा फॉर्मूला लगाना, जहां पे वेयर डेल एच बाई डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर ये आपको गिवन होता है ना। अगेन सीट पे कोई क्वेश्चन नहीं है इस पे, रियल गैस पे ना कभी आया है मेंस एडवांस में, लेकिन फिर भी ये ध्यान रखेंगे। और अगर रियल गैस आइसोबारिक आ जाए तो एनसीपीडीटी। इफ रियल गैस आइसोबारिक आ जाए तो डीपी जीरो, तो डीएच का फॉर्मूला एनसीपीडीटी। और केस 3 आखिरी, फॉर सॉलिड लिक्विड। देखो ये पूरा डेरिवेशन ना एक्सपेंशन कंप्रेशन का है, हम लोगों ने सेकंड थर्ड लाइन में ही लिख दिया है, एक्सपेंशन कंप्रेशन के लिए ही कर रहेंगे, है ना। रिएक्शन नहीं होना चाहिए, अंदर का कंटेंट नहीं बदलना चाहिए। नोट कर लो, फिर समझाना पड़ेगा, फिर लिखूंगा उसमें, है ना। बस आप इतना रिवाइज करके आना अगली क्लास से, आपको मतलब बहुत इजी लगेगा जितने भी प्रोसेस आगे पढ़ेंगे। तो आधे सब चीजें आप खुद ही बता दोगे, एक आधे करेंगे तो कुछ कुछ नया चीजें दिखाई पड़ेंगी आपको। ये फॉर्मूले सारे बस रट लेना। डब्ल्यू में एक ही फॉर्मूला अभी तक लिखाया, माइनस इंटीग्रल पी एक्स डीवी, क्योंकि फॉर्मूला केवल वही लिखा है, एनसीडीटी एमएसडीटी वही सब लिखा हुआ है। डीयू का फॉर्मूला हम लोगों ने ये लिखा था कुछ इस तरह से। और अगर आइडियल गैस हो तो एनसीवीडीटी, सॉलिड लिक्विड हो एनसीवीडीटी, रियल गैस आइसोकोरिक हो एनसीवीडीटी, और रियल गैस आइसोबारिक में ये कंप्लीट फॉर्मूला। एंथैल्पी में बस ऐसा ही है, सेम फॉर्मूले हैं, सेम पैटर्न पे चीजें चल रही पूरी। इसमें बेटा क्या होगा, सॉलिड लिक्विड में लिख रहे हो अभी कोई क्या, नोट करो फिर समझा देता हूं। अच्छा तुम याद करो डीयू में क्या हुआ था, सॉलिड लिक्विड में इंटरनल एनर्जी चेंज में क्या किया गया था,
उसमें वॉल्यूम में चेंज नेग्लिजिबल था, तो ये टर्म हट गया था सेकंड वाला, और वो NCV/dt हमने आंसर लिख दिया था उसका, du का, याद है ना। अब यहां पे क्या है, सॉलिड लिक्विड में चेंज इन प्रेशर, एक्चुअल में क्या है ना, ऐसे ये सॉलिड है, मान लो एक आयरन का ब्लॉक है, ठीक। अब इस पे मैं प्रेशर तो चेंज कर सकता हूं ना, 2 ब्लॉक, 4 ब्लॉक, 8 ब्लॉक रख दूं, तो ये डीपी जीरो कहना मुश्किल हो जाएगा, ये टर्म जीरो नहीं कह पाते हम डीपी को, क्योंकि मैं जो ब्लॉक है आयरन का या तुम्हारे पास जो लिक्विड है उस पर प्रेशर तो मैं बढ़ा ही सकता हूं, एक्सटर्नल प्रेशर है। अच्छा, होता क्या है सॉलिड लिक्विड में, ये टर्म जीरो होता है पहला वाला। रीजन क्या है कि प्रेशर चेंज करने से, सॉलिड पे आप प्रेशर बढ़ाओ तो सॉलिड की कोई भी मेजरेबल प्रॉपर्टी में बहुत बड़ा चेंज नहीं आता। सपोज करो तुम्हारे पास एक प्योर आयरन का एक ब्लॉक है, आपने इस पे प्रेशर 2 ATM से 20 ATM कर दिया, तो क्या इसका थोड़ा सा वॉल्यूम बहुत ज्यादा घट जाएगा क्या? नहीं। या मेरे पास ग्लास फुल ऑफ वाटर है, आपने उसे प्रेशर बढ़ाया, तो क्या वो वाटर के मॉलिक्यूल बहुत दब जाएंगे क्या? मामूली सा प्रेशर वॉल्यूम, मामूली सा वॉल्यूम चेंज होता है एक्सट्रीमली हाई प्रेशर। जैसे मैं एग्जांपल और देता हूं, अगर आपने प्रेशर बढ़ाया तो क्या ये जो तुम्हारे पास सॉलिड का ब्लॉक है गर्म हो जाएगा क्या? प्रेशर बढ़ाने से ना तो वॉल्यूम चेंज हो रहा है इसका, ना इसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है, नहीं बदलता ना टेम्परेचर। अरे आप लोग जिस सीट में बैठे हो उसमें 3 बच्चे बैठे हैं, जब आप 4 बच्चे बैठ गए तो गर्म हो जाएगी सीट क्या? वो नहीं, हम ऐसा तो है नहीं कि मतलब बहुत तो हैवी बच्चे बैठे तो गर्म होकर तवा बनी नहीं वो सीट है ना। तो प्रेशर बढ़ाने से, उसे प्रेशर बढ़ाने से कुछ भी चेंजेस नहीं होते, कोई मेजरेबल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती। तो सुना ध्यान से, मैं क्या कहना क्या चाह रहा हूं कि सॉलिड लिक्विड पे प्रेशर चेंज करने से किसी भी मेजरेबल प्रॉपर्टी में चेंज नहीं आता, इंक्लूडिंग एंथैल्पी। तो प्रेशर चेंज करने से एंथैल्पी में चेंज नेग्लिजिबल होता है, तो ये वैल्यू लगभग लगभग टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो होती है, यानी DH NCP/dt सेफली लगा सकते हो फॉर सॉलिड एंड लिक्विड आल्सो। तो इसमें स्टेटमेंट लिख लो, फिर नोट कर लेंगे, वो लिखवा दूंगा मैं। अभी लिख रहे हो क्या बोर्ड से? सॉलिड में और नहीं, ये तो पूरा हो गया। केस 3 में फॉर सॉलिड लिक्विड लिखेंगे, उसके नीचे लिखेंगे, तो इसमें लिखो इन सॉलिड एंड लिक्विड्स, इन सॉलिड एंड लिक्विड्स, इन सॉलिड एंड लिक्विड with change in pressure, with change in pressure in solid and liquid, comma, with change in pressure, with change in pressure, there is very negligible change, there is very negligible change in its property, in its other property, in its other property, like P, like V, T, like volume, temperature, including enthalpy, including enthalpy, including enthalpy। मैं लिख रहा हूं यहां पे, therefore del H by del P at constant temperature, इसको मैं टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो ले सकता हूं कि मैं प्रेशर चेंज करने से एंथैल्पी में भी चेंज लगभग लगभग ना के बराबर होगा, किसी भी मेजरेबल प्रॉपर्टी में चेंज नहीं होता सॉलिड लिक्विड पर, मैं प्रेशर बढ़ा दूं तो थोड़ा बहुत मामूली चेंज होगा, लेकिन वो नेग्लिजिबल है। तो ये टर्म आपका जीरो हुआ, तो DH का फॉर्मूला आप हमेशा NCP/dt लगा सकते हो सॉलिड लिक्विड के लिए। और मैंने आपको बताया था सॉलिड लिक्विड के लिए CP अप्रोक्सीमेटली CV अप्रोक्सीमेटली C है, तो इसका मतलब DH का फॉर्मूला NCDT लिखा जा सकता है। सॉलिड लिक्विड के लिए ये प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, तो नोट कर लो उसको जल्दी से थोड़ा सा। ध्यान रखना, नॉट फॉर रिएक्शन एंड फेज चेंज,
एक्सपेंशन, कंप्रेशन, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, एडियाबैटिक, आइसोबारिक, पॉलीट्रॉपिक, हर जगह पे लगा सकते हो ना। हाँ, फिर से मतलब कैसे? हाँ हाँ, नहीं देखो, इंडिपेंडेंट मैंने पहले बोला था, आप इसको इससे लिंक मत करो, है ना। हाँ, इंसिपिडिटी, प्रेशर को चेंज कर, इस पार्ट में तो टी को चेंज किया ना हमने, इस पार्ट में हमने टी को चेंज करके पी को कांस्टेंट रखते हुए टी को चेंज करके एच में चेंज निकाला है। इसमें तो हम प्रेशर चेंज ही नहीं कर रहे हैं, और इस पार्ट में प्रेशर चेंज करके एच में चेंज निकाल रहे हैं। इसमें पे अपने प्रेशर ही नहीं चेंज कर रहे हैं, इसमें केवल टी का चेंज करके एच का चेंज देखते हैं, इस पार्ट में पी का चेंज करके एच का चेंज देखते हैं। ठीक है, कोई लिख रहा है कि मैं आगे बढ़ूं? लेफ्ट हैंड साइड कर रहा हूं मैं, तो लिखो नोट भाई, बच्चे लिख रहे हैं। तो देखो क्या है कि नोट करके हम लोग एक चीज ध्यान रखेंगे कि जो इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी हमने पढ़ा, इसमें मेन हमें क्या याद रखना है, वो है ना। अगर हमें पूरा ये डेरिवेशन नहीं भी ध्यान रहे तो ये चीजें याद रखनी है कि du का फॉर्मूला हमें क्या लगाना है, NCV/dt, और dH का फॉर्मूला क्या लगाना है, NCP/dt। ये दोनों, ये आप दोनों में आइडियल गैस पे तो आंख बंद करके लगा देना, चाहे कोई प्रोसेस हो, एनी प्रोसेस, रिवर्सिबल या फिर इरिवर्सिबल, एक्सपेंशन कंप्रेशन, कोई भी प्रोसेस हो, एक्सपेंशन या फिर कंप्रेशन में हमेशा लगा देना, कोई डाउट ही नहीं है इसमें। ठीक, अच्छा, सॉलिड लिक्विड में भी हमेशा लगा सकते हो, आइडियल गैस, सॉलिड और लिक्विड में तो हमेशा आप इस फॉर्मूले को लगा सकते हो, एनी प्रोसेस, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, एक्सपेंशन और कंप्रेशन। ठीक, और इसके अलावा ये फॉर्मूला कहां लग सकता है, रियल गैस, कौन सा प्रोसेस, आइसोकोरिक में, और ये कहां लग सकता है, रियल गैस, आइसोबारिक में। कहां नहीं लगाओगे, रिएक्शन एंड फेज चेंज, नॉट फॉर रिएक्शन एंड फेज चेंज, इसमें तो बिल्कुल भी मत लगाना रिएक्शन और फेज चेंज में। ठीक है, बाबा हाईलाइट कर रहा हूं इस चीज को कि रिएक्शन और फेज चेंज में नहीं लगाना है आपको। ठीक है, रखो इसको, लिख रहे अभी, ठीक है, लिखो। इसमें काम करना, अपन
आप फ्रंट बैक 2 पेज छोड़ दो, है ना, क्योंकि मैं अभी उसमें जाऊंगा तो फिर वो थोड़ी थ्योरी चलेगी और फिर होमवर्क फिर नहीं आएगा। तो नहीं पागल होता, नहीं अपन थोड़ा सा मतलब 2 पेज छोड़ दो। इसमें क्या है ना, मैं लिखूंगा डेल्टा एच और डेल्टा यू में रिलेशनशिप क्या है, और वो थोड़ा थ्योरी चलती है। नहीं अरे टेस्ट में आ रहा है तुम्हारे, उसको तुम्हें करना पड़ेगा। आप एक मतलब फ्रंट और बैक केवल 2 पेज छोड़ दो, है ना, उससे भी कम लगेगा स्पेस, लेकिन हम बस ये फ्रंट बैक दिखाओ, कॉपी दिखाओ, बस ये पेज है ना, ये मतलब आगे पीछे, ठीक है, बस एक पेज, है ना, इससे कम लगेगा स्पेस, लेकिन फिर भी सेफ्टी के लिए। तो कुछ मतलब मान लो आपको कुछ कोई बड़ा बड़ा लिखता है ना, एक पेज में कोई डेल्टा लिख रहा है तो, है ना, आपको भरोसा थोड़ी ना है। तो 2 पेज मतलब फ्रंट बैक छोड़ दो, फिर लिखो हेडिंग आइसोथर्मल प्रोसेस। अगली क्लास में करवा दूंगा इसको, आइसोथर्मल प्रोसेस। हाँ नहीं कर लो, वरना फिर आज होमवर्क नहीं आएगा फिर से। लिखो आइसोथर्मल प्रोसेस। क्या हुआ? हुआ क्या भाई? 2 को छोड़ने में इतनी बात हो गई। फिजिक्स में क्लास नहीं है? अच्छा, अब तो आराम से पेज में छोड़ो, अब तो आराम से तुम लोग करो भाई, क्या टेंशन है। लिखो, पेज पीछे पलटो। हाँ ठीक है, चलो अपन इसी को 2 पेज छोड़ रहने दो, इसी को करते हैं फिर आराम से। आगे तुम्हें थोड़ा आगे बढ़ा देंगे, कोई दिक्कत थोड़ी ना है ना। ठीक है, मेरी क्लास से मुझे आना ही पड़ेगा, आप लोग टेंशन ना लो, है ना। तो आप लोग पढ़ने को रेडी थे, वो बात सही। मैं सब में एकदम से क्या हो गया। अच्छा, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस देखना बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं इसको, स्टार्ट करो। आइसोथर्मल प्रोसेस में बस वही फ्रंट बैक एक पेज ही छोड़ना है, फ्रंट बैक और कुछ। आइसोथर्मल प्रोसेस, और देखो बच्चों, 1 मिनट देख लेना, फिर आप नोट करना, 1 मिनट देख लो सब लोग। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है कि सबसे पहले तो हमें चार, देखो तुम्हें जितने भी प्रोसेस है यहां से हम पढ़ने वाले हैं ना, थर्मोडायनेमिक्स 1 में हर एक प्रोसेस में 4 एनर्जी निकालने को बोलेगा, Q, W, डेल्टा U और डेल्टा H। हर एक जगह पे हमें 4 एनर्जी देखनी है। अब होता क्या है, हमारा सारा डिस्कशन यहां से केवल और केवल आइडियल गैस पे बेस्ड होगा। रियल गैस का क्वेश्चन आता है तो वहीं पर हमें डिराइव करना पड़ेगा, फॉर्मूले हमारे पास हैं, उनका यूज करना है। लेकिन 99% क्वेश्चन में केवल आइडियल गैस पे फोकस करना है, तो हम उसी फोकस कर रहे हैं। तो देखना यहाँ पे, फॉर आइडियल गैस, फॉर आइडियल गैस तो 4 एनर्जी निकालने को बोलेगा। अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो dt की वैल्यू क्या हो गई? 0। तो du का फॉर्मूला, आइडियल गैस दिख गया तो NCVdt, ये क्या होगा? 0। सेकेंड एनर्जी बोलेगा DH, DH क्या? NCPdt, ये भी क्या होगा? 0। तो आइसोथर्मल में 2 एनर्जी तो 0 ही होगी, ठीक। अब बचा कौन कौन सी एनर्जी? हीट एंड वर्क। तो ठीक है, तीसरा पॉइंट, बाई फर्स्ट लॉ डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W, और डेल्टा U क्या है? 0। तो इसका मतलब Q इक्वल टू माइनस W, यानी मुझे केवल एक फॉर्मूला याद रखना है आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क निकालने का, और फिर हमें उससे हीट निकल आएगी, ठीक। ओके, तो अब हम आते हैं कि वर्क कैसे निकालेंगे। तो कैलकुलेशन ऑफ वर्क, कैलकुलेशन ऑफ वर्क, इसमें 2 पार्ट आएगा, एक होगा रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस, और दूसरा होगा इरिवर्सिबल प्रोसेस। अब आप खुद ही डिराइव कर सकते हो, आपको पता भी क्या होने वाला है। W का बेसिक फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? माइनस P एक्सटर्नल इंटू dV, V1 टू V2। और क्योंकि ये रिवर्सिबल है,
एज रिवर्सिबल, तो पी एक्सटर्नल क्या ले सकता हूं, पी इंटरनल। पी इंटरनल में क्या प्रेजेंट है, गैस, आइडियल गैस, तो पी गैस रख देंगे यहां पे। तो डब्ल्यू का फॉर्मूला माइनस इंटीग्रल पी गैस यानी कि एनआरटी बाई वी डीवी, V1 से V2। और जब भी एक्सपेंशन कंप्रेशन होगा तो अंदर का कंटेंट बदलेगा नहीं, गैस एक्सपैंड हो रही, कंटेंट बदल जाएगा, मोल तो वही रहेंगे कांस्टेंट, एन बाहर, आर बाहर होगी, आइसोथर्मल टी भी बाहर, तो ये पूरा बाहर आ जाएगा। फॉर्मूला क्या आने वाला है, माइनस एन आर टी एल एन V2 बाई V1, ये फॉर्मूला है वर्क। और अगर एल एन को बेस ए को बेस 10 में कन्वर्ट किया तो वो पता ही है आपको, -2.303 एन आर टी log of V2 बाई V1, ये वर्क का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, दो एनर्जी जीरो, वर्क का ये फॉर्मूला है, और इसका उल्टा लेके हीट आ जाएगा। तो हीट का फॉर्मूला क्या हो गया, माइनस डब्ल्यू, यानी कि माइनस ऑफ, या प्लस सिग्नल देता हूं मैं, ये क्या हो जाएगा, प्लस एन आर टी एल एन V2 बाई V1, हीट के लिए फॉर्मूला। अच्छा, एक और चीज ध्यान रखना, आइसोथर्मल में हमें कभी कभी इसका यूज करना पड़ेगा फॉर्मूले का। एक पॉइंट लिख देता हूं मैं यहाँ पे, आइसोथर्मल में आइडियल गैस है तो पीवी इक्वल टू एनआरटी, एन बदलेगा नहीं, आर और टी भी बदलेगा, तो अपन क्या यूज कर सकते हैं, P1V1 इक्वल टू P2V2, है ना। आइसोथर्मल में P1V1 P2V2 का यूज करना पड़ सकता है हमें कभी, तो उसको भी लिख लेना फोर्थ पॉइंट में, इन्हीं चार के नीचे। ठीक है, तो बेटा यहां पे भी क्या है कि एज P1V1 इक्वल टू P2V2, तो V2 बाई V1 क्या हो जाएगा, P1 बाई P2। ठीक है ना, V2 बाई V1 बाई P2, यहां P1 बाई P2 भी रखा जा सकता है। तो वर्क का फॉर्मूला क्या हो सकता है, माइनस एन आर टी एल एन P1 बाई P2, है ना। अगर प्रेशर गिवन है इनिशियल फाइनल तो ये लगा देंगे, और अगर मेरे पास वॉल्यूम गिवन है तो ये लगा सकते हैं। अच्छा, कई बार टेम्परेचर ना गिवन हो, और अगर मान लो इनिशियल प्रेशर गिवन है, ये एनआरटी की जगह पे P1V1 या P2V2 का गिवन है, वो भी लगा सकते हो। तो वर्क का फॉर्मूला माइनस P1V1 ln V2 बाई V1 या P1 बाई P2, ये भी यूज कर सकते हो, है ना। बहुत सिंपल सा था, बेसिक फॉर्मूला, P गैस रखा, ये रखा, फॉर्मूला आया, P1 बाई P2 कर दिया। ठीक है, ln को लॉग में, और V2 बाई V1 या P1 बाई P2, P1V1। ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल होगा, कब लगाना है, तीन चार कंडीशंस हैं जो हम लोगों ने यूज की है। पहला, आइडियल गैस हो, आइसोथर्मल हो, और रिवर्सिबल प्रोसेस हो। ठीक है, इनमें ही लगाओगे आप। आइडियल गैस होनी चाहिए क्योंकि हमने पीवी कार्बोनाटी यूज किया तो आइडियल गैस, हमने आइसोथर्मल टी को बाहर रखा इंटीग्रेशन से तो आइसोथर्मल, और रिवर्सिबल क्योंकि हमने पी एक्सटर्नल को पी इंटरनल रखा तो रिवर्सिबल फॉर्मूला में ही लगाओगे। ये तुम लोगों ने फिजिक्स में भी पढ़ रखा है फॉर्मूले वगैरह। और इरिवर्सिबल में देख लेते हैं, पी एक्सटर्नल को कांस्टेंट रख के बाहर निकाल देंगे, V2 माइनस V1, बस वो फॉर्मूला होता है। और स्पेस नहीं है, मतलब आप नोट कर लोगे तो मैं लिखूंगा, या लेफ्ट हैंड साइड से लिख देता हूँ एक्सट्रीम लेफ्ट में, तो सब नोट कर ही लिया है। तो बी पार्ट फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस, फॉर irreversible process,
इररिवर्सिबल प्रोसेस में देखते हैं। तो वर्क का तो बेटा बेसिक फॉर्मूला वही रहेगा, माइनस इंटीग्रल पी एक्सटर्नल इंटू डीवी V1 टू V2। तो क्योंकि इररिवर्सिबल है, पी एक्सटर्नल को मैं पी इंटरनल नहीं ले सकता, बट पी एक्सटर्नल क्या है, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट जरूर ले सकते हैं इसको। तो ये कांस्टेंट होगा तो ये बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा वर्क का फॉर्मूला माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1, बस ये फॉर्मूला, माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1। ज्यादा से ज्यादा इसमें चेंजेस जो हो सकते हैं इस फॉर्मूले में, मुझे फाइनल वॉल्यूम प्रेशर के टर्म में रख सकते हो। देखो मैंने ये कहा था पीवी इक्वल टू एनआरटी कैन नॉट बी अप्लाइड एट द व्हेन पिस्टन इज मूविंग, लेकिन आप इनिशियली और फाइनली तो लगा ही सकते हो ना। तो बिल्कुल लास्ट में, एंड में, जब फाइनली स्टेबल हो गया पिस्टन, तो V2 को आप P के टर्म में रख सकते हो माइनस पी एक्सटर्नल NRT बाई P2, पीवी इक्वल एनआरटी माइनस NRT बाई P1। अगर तुम्हें प्रेशर इनिशियल फाइनल गिवन है और टेम्परेचर वगैरह गिवन है, तो इसके बाद आप ये भी यूज कर सकते हो। ये दोनों फॉर्मूले कब एप्लीकेबल होंगे, कंटेनर में अगर आइडियल गैस हो और आइसोथर्मल हो और इररिवर्सिबल प्रोसेस हो। खास हो सेकंड वाला। और फिर वर्क आकर तो हीट भी निकाल लोगे माइनस रख के, है ना, उसका फॉर्मूला जरूरत तो है नहीं। इसमें देखो ये थोड़ा सा ध्यान देना, ये सेकंड फॉर्मूला है ना, इसमें तीन प्रेशर दिख रहे हैं, P1, P2 और P एक्सटर्नल। तो P1 तो इनिशियल प्रेशर हुआ, P2 फाइनल गैस का प्रेशर हुआ, P एक्सटर्नल क्या है, वो प्रेशर जिसके अगेंस्ट एक्सपेंशन हुआ है। और नॉर्मली P एक्सटर्नल P2 के बराबर होगा। पिस्टन कब रुकेगा, जब अंदर और बाहर का प्रेशर सेम हो। तो नॉर्मली मतलब मैक्सिमम चांस है कि P एक्सटर्नल और P2 सेम हो। अगर दो प्रेशर गिवन है तो P एक्सटर्नल को P2 के बराबर लेते हैं। तो नॉर्मली P एक्सटर्नल इक्वल टू P2। अच्छा, P एक्सटर्नल है क्या, प्रेशर P एक्सटर्नल होता है प्रेशर अगेंस्ट विच एक्सपेंशन और कॉम्प्रेशन, एक्सपेंशन और कॉम्प्रेशन अकर्स। वो प्रेशर जिसके अगेंस्ट में एक्सपेंशन या कॉम्प्रेशन हुआ है, वो प्रेशर जिसके अगेंस्ट में एक्सपेंशन या कॉम्प्रेशन हुआ है। और जैसे आपको याद दिलाता हूं मैं, अरे क्या ये कभी भी अलग अलग हो सकते हैं क्या, P एक्सटर्नल और P2? लेकिन क्या रुकेगा पिस्टन वहां पे बीच की स्टेज में, क्या रुकेगा कैसे? मान लो ऐसा आ जाए कोई केस, हालांकि मैं फिर से बोल रहा हूं रेयर होता है। ऐसे मान लो मेरे पास कंटेनर है और कंटेनर में जैसे हम लोग करते थे पहले कि एक 10 ATM की गैस रखी हुई है और दो ब्लॉक है, 1 ATM और 9 ATM के दो ब्लॉक रखे हैं, ठीक। और मैं 9 ATM का ब्लॉक लिफ्ट किया, ठीक। अब होगा क्या, अगले स्टेप में तो पिस्टन का एक्सपेंशन स्टार्ट होगा। तो एक स्टेप और दिखा देता हूं जो मैंने पहले ही बनाया था आपके सामने। ये 1 ATM है, अंदर कितना है, 10 ATM, और ये जस्ट मैंने लिफ्ट किया है, जस्ट ऊपर लिफ्ट किया हुआ है, ठीक है। तो यहां पे एक्सपेंशन नहीं मान रहा हूं। अब इसके बाद एक्सपेंशन स्टार्ट होगा। तो जब एक्सपेंशन होगा यहां पर, तो देखो होगा क्या कि नॉर्मली ये कब रुकेगा पिस्टन जाके, जब अंदर और बाहर का प्रेशर सेम हो जाए। लेकिन अगर मान लो यहां स्टॉपर लगे हुए हैं, स्टॉपर लगे हुए हैं, एक मिनट को, तो
है ना, ये स्टॉपर लगे हुए हैं। अब ये मूव करेगा, मूव करके यहां पे रुकेगा अंदर के किसी पॉइंट पे स्टॉपर की वजह से। अब होगा क्या कि यहां पर जो स्टॉपर लगे हुए हैं, हो सकता है कि ये थोड़ा पहले ही रोक ले, इसको कुछ ऊपर आने दे, तो अंदर गैस का प्रेशर 3 atm हो और ये 1 atm का गैस एक्सपेंशन हो रहा है, तो इसमें P1 कितना होगा, इनिशियल प्रेशर कितना है 10 atm, P2 कितना है गैस का प्रेशर 3 atm, और P एक्सटर्नल जिसके अगेंस्ट एक्सपेंशन हुआ 1 atm। ये मत सोचो कि ये P एक्सटर्नल तुम बाहर से फिर 3 atm ही बोलोगे, इसमें मत देखो। जब पिस्टन मूव कर रहा है तो किसके अगेंस्ट वो मूव कर रहा है 1 atm के। ये मत एस्टोमक फिर 3 और 3 नजर ही आएगा कि भाई स्टॉपर का पैसा लगेगा, बोल दोगे आप, है ना। मैं वो नहीं कह रहा। P एक्सटर्नल की डेफिनेशन क्या है, प्रेशर अगेंस्ट व्हिच एक्सपेंशन कंप्रेशन अकर्स। तो जब ये पिस्टन मूव कर रहा था तो प्रेशर कितना था बाहर का, वो 1 atm बाहर का प्रेशर जब पिस्टन मूव कर रहा है। एंड का प्रेशर P एक्सटर्नल मत देखना, है ना। जब पिस्टन मूव कर रहा है तो बाहर का प्रेशर क्या है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर है ना। तो वो चीज है, ये तो गैस के प्रेशर है दोनों P1 और P2 अंदर के, और P एक्सटर्नल है जिसके अगेंस्ट एक्सपेंशन या कंप्रेशन हुआ, ठीक है। तो न्यूमेरिकल करते हैं इस पे बेस्ड, है ना। हाँ नोट कर लो, आपकी मर्जी है, आप देख लो। क्वेश्चन तो नहीं मिलेंगे सीट में आधा, लेकिन फिर भी क्लास तो थोड़ा मैं आगे पीछे कर लूंगा आपके लिए, टेंशन ना लो। तो उसको एक्सटेंड कर लूंगा 7:30 तक, 7:35 तक, उसमें क्या है, लास्ट क्लास है उनकी, है ना। ऑनलाइन वो भी 10 मिनट 15 मिनट तो देगा ना। कोई जल्दी करो, क्वेश्चन करो, वरना फिर होमवर्क नहीं दे पाऊंगा, फिर मैं इसलिए पढ़ाया इसको। आज फिजिक्स की क्लास नहीं है क्या, बच्चा पूछ रहा है। नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, बच्चे बोल रहे हैं यहाँ वाले। ओके चलो, क्वेश्चन है पहला, बोलो जल्दी करो थोड़ा सा। तो इसमें होमवर्क दे दूं, अच्छा ये अपना होमवर्क दे दूं, क्या आवाज नहीं आई, क्या बोल रहे हैं। फिर सर हमने होमवर्क दे दिया है पहले से। ओके क्वेश्चन है, कैलकुलेट Q, W, करो कोई जल्दी करो। दो क्वेश्चन है, कैलकुलेट Q, W, डेल्टा U, डेल्टा H। क्वेश्चन है, लिखो कैलकुलेट Q, W, डेल्टा U, डेल्टा H। Q, W, डेल्टा U, डेल्टा H for isothermal process, for isothermal expansion, for isothermal expansion of 1 mole of ideal gas, Q, W, delta U, delta H, for isothermal expansion of 1 mole of ideal gas, 1 mole of ideal gas from 1 atm, from 1 atm to 0.1 atm, from 1 atm to 0.1 atm at 300 Kelvin, at 300 Kelvin, if process is A part reversible, B part irreversible, ln10 equal to 2.3 लेना, ln10 equal to 2.3 लेना क्वेश्चन में, है ना।
चलो ट्राई करो, आर के टर्म्स में निकाल देना आंसर, 27R 55R जो भी है आर के टर्म्स में। ln 10 2.3 लेना, ठीक है। तो कम से कम 2 पार्ट तो कर ही सकते हो, डेल्टा यू डेल्टा एच वाला नहीं है ना, वो तो हो ही जाएगा, डेल्टा यू डेल्टा एच तो वो तो 0 ही है। करो जल्दी करो, जल्दी करो। तो बेटा इसमें आइडियल गैस है, आइडियल गैस आइसोथर्मल दे दिया, मोल कितने हैं 1, और प्रेशर P1 कहां से कहां ले जा रहे हैं अपन, 1 ATM से 0.1 ATM। अगर रिवर्सिबल है तो क्या होगा, इरिवर्सिबल है तो क्या होगा। तो आइडियल गैस दिख गया तो NCVDT NCPDT दोनों 0 कर ही देंगे, तो डेल्टा U इक्वल टू NCV डेल्टा T यानी 0, और डेल्टा H NCP डेल्टा T 0। अब आते हैं रिवर्सिबल में, तो वर्क कैसे निकालेंगे, -nRT ln P1 बाई P2, है ना। प्रेशर गिवन है P1 P2, कर लोगे ना। n कितना था 1, r के टर्म्स में लिखो, टेम्परेचर कितना 300, ln P1 कितना है 1/0.1, तो ln 10 हो गया, ln 10 2.3 ले लेना, तो -r इंटू 300 इंटू ln 10, तो कितना आ गया -690R, और हीट इसका कितना आ जाएगा प्लस 690R। और इरिवर्सिबल में, इरिवर्सिबल वर्क का फॉर्मूला याद रखना, -P एक्सटर्नल nRT बाई P2 -nRT बाई P1, ठीक है। एक्सटर्नल प्रेशर कितना ले लेना है हमें P2, अगर नहीं दे रखा है तो P2 के बराबर लेना, ठीक है। तो कितना है -0.1 इंटू n 1 इंटू R इंटू 300 बाई 0.1 -1 इंटू R इंटू 300 बाई कितना हो गया टेम्परेचर P1 1 है ना 1, तो ये कितना हो जाएगा देखोगे तो ये हो जाएगा -300R प्लस 30R, ऐसा, तो -270R, ठीक है। मैथमेटिकली करना है सॉल्व। अगला क्वेश्चन लास्ट, ठीक, इसका उल्टा, अब हमने एक्सपेंशन किया था, अब हम कंप्रेशन करेंगे 0.1 से 1 पे, है ना। तो मैं स्टेटमेंट पर क्वेश्चन लिखवा देता हूँ, क्वेश्चन लिख लो फिर नोट कर लेना बोर्ड से, तो लिख रहा है क्वेश्चन लिख लो, कैलकुलेट वर्क फॉर आइसोथर्मल कंप्रेशन, कैलकुलेट वर्क फॉर आइसोथर्मल कंप्रेशन। अब वो डेल्टा यू डेल्टा नहीं लिख रहा है ना, पता ही आप कर लोगे। फर्स्ट कंप्रेशन ऑफ 1 मोल आइडियल गैस, of 1 mole ideal gas from 0.1 atm to 1 atm, from 0.1 atm to 1 atm at 300 Kelvin, 0.1 atm to 1 atm at 300 Kelvin, if process is A part reversible, B part irreversible, process is A part reversible, B part irreversible, और ln 10 वही 2.3, A part reversible, B part irreversible, और ln 10 2.3 ले लेना, करो।
दोनों इसके प्लस आ जाएंगे, ये तो 690 प्लस में आएगा नहीं, क्यू को छोड़ देते हैं, पहले तो हटा देते हैं इनको। ठीक, अब मैं उल्टा जा रहा हूं, 0.1 से 1 पे ना, ना वही है ना, आइसोथर्मल दिख गया, आइडियल गैस दिख गई, वर्क निकालना है, एक ही फॉर्मूला दिमाग में आना चाहिए, रिवर्सिबल भी आपके सामने लिखा हुआ है। अब P1 है, इसमें 1, क्या रहा है दोनों का आंसर, प्लस 690 आर, और इसमें प्लस 270 2700 आर। ऐसा क्यों, ये तो माइनस का प्लस हो गया, पी एक्सटर्नल तो चेंज होगा ही, लेकिन एक पॉइंट और भी था कि आप रिवर्सल में जिस पाथ से आप आए थे उसी पाथ से लौट सकते हो, है ना, उसी पाथ से लौटते हो, और इसमें जब आप लौटोगे तो आपका पाथ बदल जाएगा, और पाथ बदलेगा तो वर्क, पाथ फंक्शन बदल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, यही फॉर्मूला है, एन वही है, आर वही है, टी वही है, प्रेशर P1 कितना है हमारे पास 0.1, और ये हो जाएगा 1, तो 10 की पावर -1 कर देंगे यहाँ पे, ठीक है, और आपको पता ही है ना, प्लस 690 आ जाएगा। और सेकेंड पार्ट में पी एक्सटर्नल तुम्हारा अब फाइनल प्रेशर लेना है, दैट इज 1, तो बस इसमें ये फॉर्मूला है ना, कर दूं मैं इसमें, तो ये हो गया 1, दिस इज 1 एंड दिस वन इज 0.1, तो ये हो जाएगा -300 आर, तो ये हो गया पहला पार्ट -300 आर प्लस 3000 आर, है ना, तो ये हो गया प्लस 2700 आर। और एक चीज और थोड़ा ध्यान दो, कंप्रेशन होगा ना तो अपने आप तुम्हारा डब्ल्यू पॉजिटिव आएगा, तुम्हें कुछ करना नहीं है, एक्सपेंशन होगा तो अपने आप डब्ल्यू नेगेटिव आएगा, जो हम लोग करते हैं नॉर्मली, जो हमारा साइन कन्वेंशन है फॉलो होगा, तुम्हें कुछ नहीं करना है उसके लिए, डब्ल्यू और उसके लिए, ठीक है, यहीं तक कर रहे हैं, और होमवर्क दे देता हूं मैं आपको सीट से, ठीक है, क्या सीट दिखाना बेटा, सीट दिखाना, सीट, तो S1 में अप टू 11 कर देता हूं, है ना, मुझे याद नहीं कितना कर चुके थे अपन पहले उसमें, अप टू 11, O1 में, सॉरी ये O1 है, O1 कर लेना है ना, करेक्शन कर लेना, और इसके अलावा 14 नंबर, S1 में सेवेंटीन 18, फिफ्टीन 16, 11, ठीक है, इतना ही रहेगा ये, इसके अलावा एडिशनल कर लो,
एडिशनल में केमिकल काइनेटिक्स में कितने रह गए? 11 से करना है। और कितने टोटल कितने हैं? टोटल कितने हैं उसमें? 22 है, तो वो कर लेते हैं। केमिकल काइनेटिक्स कंप्लीट कर लो, ठीक है, फिर एक दो क्लास में एडिशनल कर देंगे, एडिशनल कर लेंगे। 12 क्वेश्चन है इसमें, ठीक है, ये कर लेना काइनेटिक्स वाले। तो इस सीट आपके लिए थी मैंने, ठीक है। 17, 18, 15, 16 है ना, 11। ओके, एंड कर रहा हूं मीटिंग ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ठीक है। क्लास आपकी ऑफ है फिजिक्स की, वैसा बच्चे बता रहे हैं, फिर भी आप एक बार ट्राई कर लेना, देख लेना, है ना। ओके, बाय टू ऑल ऑफ यू। आप बच्चों का भरोसा नहीं है, मजाक कर रहे हो, है ना।